दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये आधी रात का फैसला है, आधी रात को हुआ फैसला है, फैसला जो आधी रात को आया। ये हम 15 अगस्त 1947 का जिक्र नहीं कर रहे हैं जब आधी रात को आजादी मिली थी और उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी पढ़ रहे थे। जी नहीं, यह फैसला बिहार का है। जनादेश रात के 12 बजे चुनाव आयोग के जरिए जो फाइनली जारी किया गया उसमें वही सब कुछ है जो उससे पहले था। बदला कुछ भी नहीं है। विपक्ष वही रहेगा, सत्ता में वही रहेगा। जो मुख्यमंत्री है, बीते 3 बार से जो मुख्यमंत्री थे वही मुख्यमंत्री चौथी बार भी रहेंगे। यानी सब कुछ जस का तस है। स्थितियां बिहार के भीतर परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, यह भी एक सवाल है। बिहार के भीतर उठते सवाल कोई सवाल है भी या नहीं, यह भी एक सवाल है। एक ऐसा फैसला है जो बटा हुआ है और शायद महामारी के दौर में चुनाव कराने की मशक्कत जो इस देश के चुनाव आयोग ने की और जितनी मशक्कत के साथ चुनाव प्रचार, नेताओं का उसमें प्रचार करना, सभाओं के तांते लगे हुए, उस दौर में किसी को नजर नहीं आया कि दरअसल कोई महामारी का दौर भी है। मजदूरों का पलायन हो, प्रवासियों का बिहार लौटना हो, त्रासदी के साथ अस्पतालों की परिस्थितियां हो, बेरोजगारी की स्थिति में युवा डूबा हुआ हो, लेकिन ये सारी चीजें आधी रात में जो फैसला आया उसने सब चीजों को एक समान एक थाली में रखकर परोस दिया। स्थितियां कुछ भी नहीं बदली है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सुशासन बाबू ही है। इस देश के प्रधानमंत्री का जादू चलता ही है और विपक्ष जो बीच बीच में लोकतंत्र की दुहाई देता है, संस्थानों के खत्म होने पर उंगलियां उठाता है, बिहार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बिहार का फैसला आ चुका है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ जल्द ही लेंगे। कल आप सुबह उठेंगे तो तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। गवर्नर से वक्त मांगा जाएगा, मुलाकात की जाएगी, दावा पेश किया जाएगा, सब कुछ कल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद दोबारा बिहार में सरकार सुशासन बाबू की ही होगी। यानी इस चुनाव प्रक्रिया ने कई सीख एक के बाद एक दी है, लेकिन इस चुनाव के फैसले के भीतर में कई ऐसे मर्म छुपे हुए हैं जो इस हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे कि दरअसल इस दौर में कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब हो चली है। इस देश के भीतर में जो मुद्दे उठ रहे हैं और बिहार के भीतर में अलग अलग जगहों पर जो किसान मजदूरों के मुद्दे हैं, उसके साथ किस तरीके से वामपंथी सोच पहली बार खुलकर चुनावी जीत के साथ मेल खा रही है और बीजेपी की अपनी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है या फिर नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम होने के बावजूद भी जो समीकरण है चुनावी, वो कैसे उनको दोबारा मुख्यमंत्री पद तक ले गए, सब कुछ आधी रात के फैसले में नजर आ गया। सिलसिला आज कहां से शुरू किया जाए? हमें लगता है कि एक सिलसिला इस बात से शुरू करना चाहिए कि ऐसी स्थिति आखिरी जो तीसरा चरण का चुनाव था उसी के जरिए बनी है, क्योंकि उसमें जो 78 सीटों पर चुनाव हो रहे थे उसमें खास तौर से 24 सीटें जो सीमांचल की थी उसमें बड़ा झटका महागठबंधन को लगा है और सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति वहां पर ओवैसी साहब को हुई है जो हैदराबाद से चलकर बिहार में लोकतंत्र के तमगे को उठाने के लिए पहुंचे थे। 5 सीटों पर जीत मिली है तो 10 सीटों को प्रभावित भी किया है और वह अपनी दस्तक खुले तौर पर दे रहे हैं। एक ऐसी दस्तक है जो 2015 में कहीं सुनाई नहीं दी थी, लेकिन 2020 में उसकी गूंज है। यकीनन सिलसिला कहां से शुरू किया जाए, वामपंथियों से किया जाए या कांग्रेसियों से किया जाए, क्योंकि कांग्रेसियों की फिसलन जबरदस्त तरीके से बरकरार है। जनता उन्हें हाथ में लेने को तैयार नहीं है। वो सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं तो जनता भी मानकर चल रही है कांग्रेस को हाथों हाथ ना लिया जाए। वामपंथियों के संघर्ष को जगह मिली है, इनकार बिल्कुल नहीं है। नीतीश का साथ मिला, एक चेहरा मिला, बीजेपी को इससे लाभ हुआ, इनकार इससे बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी बीते 15 बरस से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए जो कुछ भी हुआ, इस पर इस बार क्या मुहर लग गई या फिर समीकरणों ने मुहर लगा दी? हमें लगता है कि आज इस पर गहन चिंतन करने की भी जरूरत है। सिलसिले की शुरुआत तो इस बात से करते हैं कि 2015 में राष्ट्रीय जनता दल
जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था उसे 18.4% वोट मिले थे। इस बार उसे 23.5% वोट मिले हैं। वोट का परसेंट बढ़ गया, सीटें कम हो गई, 80 से घटकर वो 76-77 पे आ गई। कांग्रेस 6.7% वोट मिले थे 2015 में, इस बार वो बढ़कर 9.4% पर हो गए, लेकिन सीटें घट गई, 27 सीट से घटकर 19 सीट पर आ गए। जेडीयू यानी नीतीश कुमार 2015 में 16.8% वोट मिला था, इस बार वोट का फीसदी कम है, 15.3 है, सीटें भी कम है। उस वक्त 71 सीटें थी, इस वक्त 43 सीटें हैं। बीजेपी 24.4% वोट मिला था, वो एनडीए के साथ थी, उसके साथ 3 दल और हुआ करते थे। वो 3 दल ना तो जेडीयू थे, ना कांग्रेस थी, ना आरजेडी थी, वो कोई और 3 दल थे। बीजेपी के 24.4% के वोट में कमी आई, 19.5% का वोट मिला है, लेकिन सीटें बढ़ गई है, 53 से 73 पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को, सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को। जेडीयू ने 29 सीटें गंवा दी तो बीजेपी ने उसी में से 20 सीटें पा ली है। आरजेडी ने 3 सीटें गंवाई है, 8 सीट कांग्रेस ने गंवाई है, लेकिन उसके बाद का किस्सा जो वामपंथियों का है वो अद्भुत है। लगभग 29 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उसमें से 17 सीटें जीती हैं, और खासतौर से सीपीआई एमएल उसने 12 सीटें जीती हैं। 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीत गई। 2015 में यह 98 सीट पर लड़ी थी सीपीआई एमएल, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसको 1.5% वोट मिले थे और सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार 12 सीटों पर। सीपीआई को तो एक भी सीट नहीं मिली थी, जो कि 91 सीट पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार उसको 3 सीट मिली है। वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसको 2 सीटों पर जीत मिल गई, और पिछली बार 38 सीट पर चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यानी लेफ्ट का तमगा इस बार लहराया है, क्योंकि साथ में आरजेडी खड़ी थी। यह कॉम्बिनेशन भी बहुत डायनेमिक है, क्योंकि जिन इलाकों में लेफ्ट जीती है उसमें अलग अलग जगहों पर, चाहे वो आरा का इलाका हो, अरवल का इलाका हो, विभूतिपुर हो, बाखरी हो, कराकट हो, तरारी हो, पालीगंज हो, मैथानी हो, जिरदई हो, बछवाड़ा हो, डुमरा हो, ये तमाम जगहों पर संघर्ष की स्थितियां रही हैं और यहां पर लेफ्ट जीता है। और कांग्रेस की ऐसी विभत्स स्थिति, हम उस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि एनडीए के साथ जो 2015 में साथ थे, उसमें 3 पॉलिटिकल पार्टी, एक कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, इस बार उसको एक भी सीट नहीं मिली। पिछली बार 2 सीट मिली थी। पिछली बार 2.6% वोट मिले थे, इस बार 1.8% वोट मिले हैं। पिछली बार वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 2 सीट पे जीती थी, इस बार उसको एक भी सीट नहीं मिले। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पिछली बार 2.3% वोट मिले थे, इस बार उससे बढ़ते हुए उसको 4 सीट मिल गई, पिछली बार 1 ही सीट मिली थी। एलजेपी, जिसने शायद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड खासतौर से जो बड़ा नुकसान हुआ है वह एलजेपी की वजह से ही हुआ है, और एलजेपी ने भारी नुकसान उसे पहुंचाया। वो सिर्फ खुद 1 सीट पर जीत पाई, 5.7% उसको वोट मिले। लास्ट टाइम उसको 4.8% वोट मिले थे, यानी 1% वोट का इजाफा है, लेकिन सीट 50% कम है। पिछली बार 2 सीट मिली थी, इस बार 1 सीट मिली है। यह पूरी कहानी चिराग पासवान की है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिल गई हैं, जाहिर है वो साथ खड़ी होगी एनडीए की ही। तो इसका लाभ बहुत साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री का वादा किया गया था नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, नीतीश कुमार तो शिफ्ट कर जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, जाएं या ना जाएं, गठबंधन है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सुशासन बाबू 4थी बार, बिहार के इतिहास में यह पहली बार है, और इस देश के इतिहास को भी जब पोटली आप खोलना शुरू कीजिएगा तो 4 बार कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहते हुए चुनाव जीतने की स्थिति में एक नवीन पटनायक का नाम आएगा और दूसरा नाम ज्योति बसु का आएगा। तो क्या उपलब्धि है नीतीश कुमार के साथ, और उनके चेहरे की साख कितनी बड़ी है, यह इस जीत के साथ तय हुआ। और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी साख कितनी कमजोर है, या जो भी राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की उपलब्धियां रहीं उसमें 2 वोट बैंक उनके लिए बड़े मारक रहे।
जो उनके लिए काम कर गए। एक महिलाओं के भीतर उनको लेकर एक सम्मान नजर आया। महिलाओं ने बड़ी तादाद में अंडर करंट, जो नजर नहीं आ रहा था, जो शोर के तौर पर नहीं था, वो सब कुछ चुनाव परिणाम में बदलाए और उनको किसी तरीके से बचाए। और आर्थिक तौर पर जो गरीब तबका है उसका भी बड़ा वोट उनके हिस्से में गया है। नुकसान की स्थिति यह है कि अगर एलजेपी अलग से चुनाव नहीं लड़ रही होती और साथ में खड़ी होती तो जेडीयू सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आज मौजूद होती, जो फिलहाल तीसरे नंबर पर है। यानी बीजेपी, आरजेडी और फिर जेडीयू इस दौर में है। लेकिन कहानी हमको लगता है कि कांग्रेस की कहने की जरूरत है, जिसका एक इतिहास हमको लगता है आज उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है। पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 27 सीट जीती थी। इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। और वोट का परसेंटेज कांग्रेस का अपने तौर पर जितना बढ़ा, जितना कम हुआ, जिस रूप में हुआ, वह 3% वोट बढ़ा, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन सीटें कम हो गई, यह और मुश्किल सवाल है। इसका मतलब है कि लिमिटेड वे में कांग्रेस काम कर जाती है, बड़े व्यापक वे में ना तो उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसके पास बिहार की प्रांतीय समझ के अनुसार कोई मुद्दा उस रूप में उभार पाती है जिससे कि वह जिस समीकरण के आश्रय भी चुनाव लड़ रही है उसमें भी वो कोई पहल कर सके और जीत सके। जी नहीं, बिहार परिवर्तन चाहता था, बिहार परिवर्तन चाह रहा है, बिहार ने परिवर्तन कर दिया है क्या? इस सवाल की स्थिति में हमको पहले कांग्रेस को टटोलना होगा। कांग्रेस का इतिहास हम बताते हैं जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, 1985 से आज आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त जब आप चले जाइएगा तो आपके जहन में जगन्नाथ मिश्रा भी याद आएंगे, आपके जहन में बिंदेश्वरी दुबे भी याद आएंगे, क्योंकि उसके बाद लालू का आगमन होता है। लालू मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं, 1989-90 से उनकी शुरुआत होती है। उस दौर में मंडल का प्रभाव होता है, फिर मंदिर का प्रभाव होता है। यह एक पूरी प्रक्रिया, और भागलपुर दंगों का बहुत बड़ा प्रभाव था, जो कि उस दौर में कांग्रेस के शासनकाल के वक्त हो गया था। 1985 में 323 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 196 सीट जीती थी, उपलब्धि थी, सत्ता में आ गई। 1990 में जब मंडल और कमंडल का धार चला, उसमें वह 323 सीट पर चुनाव लड़ती है, लेकिन सिर्फ 71 सीट जीत पाती है और वहीं से उसका पराभव शुरू होता है। 1995 320 सीटों पर चुनाव लड़ती है, सिर्फ 29 सीट जीत पाती है। सन 2000 में 324 सीटों पर लड़ती है, लेकिन सिर्फ 23 सीट जीत पाती है। और उसके बाद जब झारखंड बन जाता है, वह 84 सीटों पर 2005 के फरवरी के महीने में, याद कीजिए, जिस वक्त किसी को नहीं मिल पाया था और 7 दिन के भीतर ही सरकार नीतीश कुमार की गिर गई थी, दोबारा चुनाव नवंबर में कराने पड़ गए थे। फरवरी 2005 में 84 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 24 सीट जीत पाती है। और जब अक्टूबर में दोबारा चुनाव होते हैं तो वह 51 सीट पर चुनाव लड़ती है और सिर्फ 9 सीट जीत पाती है। 2010 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है, अकेले लड़ती है, सिर्फ 4 सीट जीत पाती है। 2015 में 41 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन 27 सीट जीत जाती है, क्योंकि गठबंधन में साथ नीतीश भी थे और लालू भी थे। बिहार में माना यह जाता है कि 2 बड़े शक्तियां, जिसमें 3 बड़ी ताकतों में बीजेपी भी है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, इसमें से जो ताकत 2 एक साथ हो गई उसको आप हरा नहीं सकते हैं। यह फिर नजर आया है 2020 में, 2020 में यह नजर आया। बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे, आरजेडी जीत नहीं पाई। यानी कांग्रेस किसी भी रूप में प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी काम नहीं कर पाती है, क्योंकि उसने काम किया नहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। और जो भी लोग इर्द गिर्द समझाने समझने वाले लोग हैं, उनकी जमीनी पकड़ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? 2020 में 70 सीटों पे लड़े और 19 सीटों पर जा गए। ये कहानी कांग्रेस की है। इसके मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही थी वह मुद्दे लोगों को कहीं उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। जिस मुद्दे को आरजेडी उठा रही थी, आरजेडी के मुद्दे भी छू नहीं पा रहे थे। उस रूप में भीड़ की शक्ल तो नजर आ रही थी, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पा रही थी? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप 2015 पिछली बार चले जाते हैं तो पिछली बार आरजेडी के पास 80 सीटें थी, कांग्रेस के पास 27 सीटें थी। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो 107 सीट तो यही हो गई। इसके बाद 3 सीट
एमएल की थी। 110 सीटों के साथ यह चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन आज की तारीख में भी 5 साल बाद भी उसकी स्थिति जस की तस है। वह 110 से 112 तक ही पहुंच पाई। तो उसकी उपलब्धियां क्या है? नुकसान कांग्रेस का हुआ, नुकसान आरजेडी का हुआ, लाभ बड़ी तादाद में 3 सीट के जरिए 14 सीट पाते हुए 17 सीट पर लेफ्ट ने मदद की, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल ने मदद की। इसका मतलब है कि किसी भी रूप में इस दौर में बिहार स्टैंड स्टिल था विपक्ष की हरकतों को लेकर। उसके जहन में एक ही नीतीश कुमार को लेकर सवाल जरूर था, और नीतीश कुमार, जो हम लगातार कह रहे थे कि नीतीश सेंट्रिक ये चुनाव हो चला है, इसमें किसको जिताना है नहीं जिताना है वो मायने रख ही नहीं पा रहा है। हराने की दिशा में बढ़े थे और हराने की दिशा में उसमें और एलजेपी ने यानी चिराग पासवान ने उसमें एक बत्ती और लगा दी। यह एक स्थिति थी। लेकिन इसके दूसरे हिसाब से जब सोचना शुरू कीजिएगा कि एनडीए अगर इंटैक्ट रहता, जिसमें एलजेपी भी रहती, कुशवाहा भी रहते, सभी लोग एक साथ रहते, तो स्थिति कहीं ज्यादा बेहतरीन इनकी होती और यह हो सकता है 160 सीट तक जीत जाती एनडीए, जो कि इस वक्त मौजूदा वक्त में 123-24 सीट पर आ गई है। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि अगर जीतन राम मांझी जितनी सीटें मांग रहे थे, कुशवाहा जितनी सीटें मांग रहे थे, अगर उन सीटों को आरजेडी ने उन्हें दे दिया होता तो स्थिति, कहानी फिर एक दूसरी होती। लेकिन जब दूसरी कहानी का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं तो दोबारा एक नया सवाल आता है, मुद्दों का सवाल। बिहार में कोई मायने नहीं रखता है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में कोई मायने नहीं रखता है वहां पर गरीबी रेखा से नीचे सबसे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। वहां पर कोई मायने नहीं रखता है कि एजुकेशन सिस्टम चरमरा गया है। वहां पर कोई मायने नहीं रखता है कि हेल्थ सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर गायब हो चला है। वहां पर कोई मायने नहीं रखता है कि किसान को न्यूनतम मूल्य भी अपनी खेती का नहीं मिल पाता है। वहां पर कोई मायने नहीं रखता है कि लोगों को अपने घर बार छोड़कर प्रवासी मजदूर होकर बाहर जाना पड़ता है। मायने रखता है। यह मुश्किल है कि दरअसल इनका रास्ता निकालेगा कौन, और अगर कोई रास्ता नहीं निकालेगा तो फिर हमारा फैसला एक रुके हुए फैसले की तरह है। हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन ऐसी दिशा में नहीं चाहते हैं जिसमें हमारी हथेली खाली रहे, हमारे पास कुछ भी ना आ पाए। इसीलिए इस दौर में वोटिंग 2015 की तुलना में कम वोटिंग नजर आती है। शहरी इलाकों में तो खासतौर से पटना जैसे इलाकों में, पटना डिस्ट्रिक्ट के भीतर और पटना शहर के भीतर में आइएगा तो पटना शहर में तो लगभग 36, 38, 40% से आगे वोटिंग नहीं बढ़ पाई, जो 2015 में भी आगे बढ़ी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या एक निराशा है? इसका मतलब क्या है कि जो स्थितियां उससे समझौता कर चुकी है वोटर? इसका मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके से बिहार को देखने का नजरिया जातिगत तौर पर और समुदाय के तौर पर भी बिल्कुल अलग अलग है क्या? यह हो सकता है। लेकिन इसके आगे का रास्ता क्या जाता है कि नीतीश के जो प्रयोग राजनीतिक तौर पर रहे वो सही है। उसमें महादलित को समुदाय के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर क्रिएट करना बिल्कुल सही है, सही होगा। अगर हम चुनाव को आखिरी हिस्सा मानते हैं कि इसी के जरिए मापदंड समाज का भी तय होता है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की एक क्लास के तौर पर क्रिएट किया गया, वह भी सही है, सही है वो। क्या यह भी सही है कि इस दौर में जो अलग अलग समीकरण देखे जा रहे थे जातीय तौर पर, उसमें रोजगार का असर नहीं था, उसमें मजदूरी ना मिलने का असर नहीं था, उसमें प्रवासी मजदूरों का दर्द नहीं था, तो फिर यह सही है, इससे भी कतई इनकार नहीं है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में बिहार के चुनाव का जनादेश निकल कर आया है जिसमें बीते 15 बरस की राजनीतिक सत्ता को लेकर किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है। आंधी खिलाफ में भी नहीं थी, आंधी सपोर्ट में भी नहीं थी। एक सामान्य स्थिति थी, एक ऐसी जमीन की स्थिति थी जिस जमीन पर आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, जिसमें नजर आता है कि जो जीत जाता है वो राजा हो जाता है और जो हार जाता है उसे रंग की तरह रहना होगा। जो स्थितियां थी उसमें जनता के सामने उसको समझ में आ रहा है कि जिस राज्य की राजस्व की कमाई ही सरकारी खर्चे से कम हो और सरकारी खर्चा भी कर्ज के आधार पर चल रहा हो, उस राज्य में किस रूप में नौकरियां निकलेगी? और नीतीश कुमार ने झूठ कहां कहा? रोजगार कैसे दे दें? पैसा तो है नहीं, क्योंकि इस राज्य से तो जीएसटी की कमाई भी जो है वह भी सबसे कम है, इनकम टैक्स पेयर भी सबसे कम है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इन सब के बीच राजनीतिक प्रयोग
जो अलग अलग तरीके से, चाहे वो बीएसपी के जरिए हुए हो, जिन्होंने लगभग 6 सीटों को प्रभावित किया। कौन जीतता नहीं जीतता जिसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। 10 सीटें वैसी जिसको एआईएम ने प्रभावित किया, कौन जीतता कौन नहीं जीतता ये कहने की जरूरत नहीं है। सवाल है, कोई किसी की बंदिश में तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी और जमहूरियत का सवाल है। कोई भी कैसे भी लड़ सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है। इसीलिए जो लोग बीजेपी को छोड़कर गए थे उसमें भी आधे दर्जन कैंडिडेट जीत गए। जो लोग जेडीयू छोड़ के आरजेडी में गए थे उसके भी 7 कैंडिडेट जीत गए। जो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे उसके भी 4 कैंडिडेट जीत गए। क्या असर पड़ता है? कोई कहीं रहे, इसका मतलब है कि वोटर यह देख रहा है कि कोई परिवर्तनकामी सोच अगर उसके भीतर है, उसके भीतर का विजन अगर बार बार कुलांचे मार रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसे करेगा कौन? वो विजन अगर गायब है और वो समझ गायब है तो फिर क्या असर है और क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए नीतीश कुमार को ये जीत मुबारक हो। और नीतीश कुमार शानदार तरीके से, चाहे उनकी सीटों में कमी क्यों ना आई हो, लेकिन ये गठबंधन की ताकत होती है, ये लोकतंत्र की नई फितरत है जिसमें गठबंधन आप कैसे बनाते हैं, इस गठबंधन के बीच में किन कैंडिडेट्स को आप चूज करते हैं। क्योंकि चुने गए एमएलएस के भीतर का अनूठा सच यह है कि लगभग 42% एमएलएस जो चुने गए हैं उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल के केस चल रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि जो एमएलएस 42% जिन पर क्रिमिनल केस हैं वो सभी करोड़पति हैं। और इसके अलावे भी जो एमएलएस चुने गए हैं कुल मिला के 89% ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। कुछ लखपति हैं, खासतौर से लेफ्ट के लोग जो हैं उसमें करोड़पतियों की तादाद बहुत कम है। यह एक स्थिति है, यानी जिन मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री ने आकर बिहार में किया उसमें राम मंदिर का जिक्र था, उसमें कश्मीर का जिक्र था, उसमें जंगल राज का जिक्र था, उसमें डबल इंजन सरकार का जिक्र था, उसमें डेवलपमेंट का जिक्र था, उसमें जनधन योजना का जिक्र था, उसमें बिचौलिए खत्म करने के बाद सीधे खाते में पैसे कैसे जाता है इसका जिक्र था, एक बड़ा पैकेज देने का जिक्र था। यानी हर चीज का जिक्र था। जिक्र रोजगार का नहीं था, जिक्र किसानी का नहीं था, जिक्र मजदूरी का नहीं था, जिक्र प्रवासी मजदूरों के दर्द का नहीं था। बहुत सारे जिक्र नहीं थे, लेकिन जो जिक्र है वो देश के लिए जिक्र था। और इन देश के वाले जिक्र को आप किसी भी प्रांत में किसी भी तौर पर रख सकते हो। और देश के प्रधानमंत्री ने अगर इन बातों का जिक्र किया है तो यकीनन जनता पे उसका तो असर पड़ेगा। ये विश्लेषण हो या फिर ये विश्लेषण हो कि जो समीकरण थे वो समीकरण फिट होते चले गए और चीजें अनुकूल होती चली गई। लेकिन आधी रात के इस जनादेश के फैसले ने 3 बातें बहुत साफ तौर पर सामने ला दी है। क्योंकि अलग अलग जिलों में भी अगर हम लोग देखना शुरू करेंगे तो सिर्फ 3 जिले ही ऐसे हैं, बक्सर, औरंगाबाद और रोहतास, जहां पर एनडीए नहीं है, जहां पर महागठबंधन है। बाकी तमाम जगहों पर चीजें बिल्कुल वैसी चली हैं जो पहले भी चलती आ रही थी। उसमें यह है कि कुछ जेडीयू की सीटें बीजेपी में शिफ्ट हो गई, कुछ अपने तौर पर कांग्रेस ने गंवाया, उसमें 1-2-4 सीट उसको कहीं शिफ्ट होकर वह एआईएम के पास चली गई। इस तरीके से चीजें शिफ्ट हुई हैं, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। पहला यह स्थिति है। दूसरी बड़ी स्थिति इस आधी रात के जनादेश के फैसले की बहुत साफ तौर पर है कि बिहार के भीतर जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा था वो मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं, या जो भारत के इंडेक्स पर जिन मुद्दों को बिहार के साथ जोड़कर कहा जाता है कि यह सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत क्यों हो गया, वह मुद्दे इलेक्शन के जरिए नहीं मायने रखते हैं। यह भी एक, अगर इलेक्शन आखिरी मापदंड है तो। और तीसरी बड़ी बात है कि जो वोटिंग पैटर्न था और वोटिंग पैटर्न में जो जहां जहां रैलियां हो रही थी उनका भी कोई मतलब किसी भी स्तर पे नहीं था। यह इसलिए नहीं था क्योंकि जो भी अलग अलग रैली जिन्होंने भी की, उसमें आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, चाहे वो तेजस्वी की रैली जो 250 से ज़्यादा रैलियां हुई, उसमें उनको जितना परसेंटेज लाभ मिला उसको हमने जब कन्वर्ट किया कि लालू यादव जब रैलियां किया करते थे, कमोवेश वही स्थिति है। नीतीश कुमार ने जो रैलियां की उसमें उनको नुकसान जरूर हुआ, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैलियां की, 12 रैलियां की, 109 कॉन्स्टिट्यूंसी में की, 63 में जीत मिली, 45 में हार मिली। राहुल गांधी ने जो रैलियां की, 8 रैली की, 49 सीट्स आई विधानसभा की, 14 पर जीत मिली, 35 में हार मिली।
सबके जब एवरेज निकालने लगिएगा तो स्ट्राइकिंग रेट आपको नजर आने लगेगा कि लगभग 30% से 60% के बीच में स्ट्राइकिंग रेट सबका चल रहा है, इसी स्थिति में चल रहा है। इसी को जब पहले ले जाइएगा तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, यानी एक समान है। और आखिरी बात, एक सीट, सिर्फ एक सीट इंडिपेंडेंट ने जीती है, जो कि जमुई के इलाके में चकाई सीट है, वह सुजीत कुमार सिंह ने जीती है। सुजीत कुमार सिंह जो हैं 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 188 वोट से 2010 में भी ये चुनाव जीते हैं। उस वक्त उन्होंने एलजेपी को हराया था, लेकिन 2015 में आरजेडी की सावित्री देवी ने सुमित कुमार सिंह को हरा दिया था 12,113 वोट से। इस बार सुजीत कुमार सिंह इंडिपेंडेंट एकमात्र हैं जो चुनाव जीते हैं, यानी इंडिपेंडेंट का स्पेस भी बिहार ने बचा कर रखा है। बाहर से आकर चुनाव लड़ने की परिस्थितियों को भी बचा कर रखा है। रीजनल फोर्सेस के तौर पर जिनका मंडल से उदय हुआ, उनका स्पेस भी बचा कर रखा है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अगर समीकरण के आधार पर चलते हैं और किसी एक रीजनल फोर्स को पकड़ लेते हैं और उनके पास अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो उनका एक बड़ा स्पेस बिहार में बन सकता है, जिसकी पहचान बीजेपी से है। और खुद को नेशनल पार्टी कहते हुए कांग्रेस के पास अगर कोई संगठन नहीं, और ये सोचकर कि महात्मा गांधी साथ में थे और हमने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया, इस धारणा को सिर्फ रखते हुए ही अगर चुनाव मैदान में कूदेंगे तो बूथ तक पहुंचते पहुंचते वोटर कह देता है कि इसे वोट तो नहीं देंगे। ये अलग अलग मैसेजेस आए हैं, लेकिन आखिरी मैसेज, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बार बड़ी ताकत के साथ बीजेपी आई है, तो बीजेपी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी। आरजेडी ताकत के साथ उभरी जरूर है, लेकिन उसकी स्थिति जस की तस है, वो संघर्ष करती हुई नजर आएगी। तेजस्वी के पास उम्र बची हुई है, वह उस उम्र में इस अनुभव को जरूर जोड़कर आगे चलेंगे। कांग्रेस को फिर से अपने आप को रिवाइव करने के लिए सब कुछ नए तरीके से करना होगा। जिन स्थितियों में वो मौजूद है वह उसको खत्म कर देगी, इससे कतई इनकार नहीं है। ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसके लिए भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, क्योंकि अब उसे बंगाल में भी चुनाव लड़ना है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके भीतर यह स्थिति है कि वो पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाकर नई पॉलिटिकल पार्टी AIM के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस होती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जातिगत आधार पर रहते हैं, जिसमें एक BSP भी थी, जिसमें एक कुशवाहा भी थे, जिसमें एक पासवान भी थे, जिसमें एक HAM भी है, जिसमें सहनी भी है, इनको अपने विस्तार के लिए अभी कुछ नए राजनीतिक प्रयोग करने होंगे। तो आधी रात के जनादेश का फैसला बहुत साफ है, कल वक्त लिया जाएगा। कल आप सुबह जागेंगे, ये देखेंगे तो वक्त तब तक लेने के लिए राजभवन तैयार है और तुरंत वक्त देने को तैयार है। कौन सी तारीख तय की जाएगी, दीपावली के दिन से पहले होगा शपथ या बाद में होगा, इसका इंतजार करते हैं। लेकिन यह दीपावली नीतीश कुमार और बीजेपी के नाम है, और यह दीपावली हैदराबाद में भी मन रही है। लेकिन लालटेन का उजियारा इतना उजियारा नहीं है कि वो दीपावली के इस चकाचौंध में कहीं दिखाई भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।